मुझे अपने देवरानी से बहुत जलन महसूस होती थी क्योंकि वह शादी के तुरंत बाद ही प्रेग्नेंट हो गई थी, जबकि मैं तो बांझ थी। अब तो सास मुझे हर वक्त ताने देती और कहती, जल्दी तुझे डिवोर्स दिलवा दूंगी। मैं बहुत डर गई थी, मगर मैं उस वक्त बहुत हैरान होती जब हर रात मेरे पैरों पर गिरकर मेरी देवरानी मुझसे कहती, देख लेना आप, जिस दिन मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी उस दिन मुझे सब घर से धक्के मार कर निकाल देंगे। मुझे माफ कर दो दीदी। मैं बड़ी हैरान होती कि वो ऐसा क्यों कहती है। और अब जिस दिन डिलीवरी का वक्त आया, देवरानी मुझे अपने साथ अंदर ले गई और चुपके से बोली, इस बच्चे को लेकर भाग जाओ, वैसे भी तुम बांझ हो। अपनी देवरानी की इस बात से मैं बहुत खुश थी। अब फौरन बच्चे को लेकर भाग गई और जैसे ही दूध पिलाने के लिए मैंने उस बच्चे से कपड़ा हटाया तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वह बच्चा नहीं बल्कि मेरे पति का। जिंदगी फूलों से सजी नहीं होती, हर इंसान का इम्तिहान होता है, मगर ना जाने मेरे हिस्से में इतने इम्तिहान क्यों आए थे। मैंने तो सोचा था कि शादी के बाद मेरी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी, मैं अपने ससुराल वालों पर राज करूंगी। यह खुशी भी मेरे दिल में इसलिए पैदा हुई थी क्योंकि मैं बहुत ज्यादा सुंदर थी। हर देखने वाला मुझे मेरी खूबसूरती के लिए सराहता था, मगर शादी के बाद मेरी जिंदगी में सिर्फ बदलाव आया था, जिससे कोई खुशी नहीं मिली। मेरी खूबसूरती से मेरी ननंद बहुत जलती थी। इस बात का अंदाजा मुझे शादी के दूसरे दिन ही हो गया था, जब मैं सुबह नहाकर कमरे से बाहर निकली ताकि अपने पति के लिए नाश्ता बना सकूं। मगर मुझे पता नहीं था कि मेरे ना होने पर मेरी नंद मेरे कमरे में घुस जाएगी। जब मैं नाश्ता बनाकर वापस कमरे में गई तो उसने मेरा सारा सामान उलट पुलट किया हुआ था। मैं हक्का बक्का खड़ी की खड़ी रह गई थी। मैं बोली, सलोनी, यह सब क्या है? उसके चेहरे पर जरा सी भी शर्मिंदगी नहीं आई थी। वह जलकर बोली, भाभी, मैं वो क्रीम ढूंढ रही थी जिसको लगा लगा कर आपका रंग इतना सफेद हुआ है। मैं तो उसकी बात सुनकर हैरान रह गई थी। मैं बोली, सलोनी, यह तो तुम मुझसे भी पूछ सकती थी। यूं मेरे कमरे की तलाशी लेने की क्या जरूरत थी? यह क्या बचपना है? मैं कोई क्रीम नहीं लगाती, मेरा रंग ऐसा ही है। सलोनी मुझे घूर कर कमरे से बाहर निकल गई थी। और जब मेरा पति अजय कमरे में आया तो मैंने उससे उसकी बहन की शिकायत की, तो वह कहने लगा, यह सब बातें तुम मत सोचो, मेरी बहन बड़ी जिद्दी है, उसके दिल में जो आता है वही करती है। अजय कहने लगे, सोनी, एक बात मैं तुमसे कह देता हूँ कि अगर तुम मेरे घर में रहना चाहती हो तो कभी भूल कर भी मेरी बहन के साथ बदतमीजी मत करना। मेरे पति की बात ने ही मेरे पैर बांध दिए थे। खैर, अगले दिन मेरी ननद ने मेरे सारे काले सूट ले लिए थे और कहने लगी, भाभी, आप इस घर में ये काला रंग नहीं पहन सकती। मैं हैरान हुई और बोली, क्यों, इसकी क्या वजह है? सलोनी कहने लगी, क्योंकि आप काले रंग में बहुत सुंदर लगती हैं। आपके सामने मेरा रंग काली शाही लगता है। मैं तो उस लड़की की बातें सुनकर परेशान हो जाती थी। न जाने वह मेरा और अपना मुकाबला क्यों करती थी। मैंने उसकी शिकायत फिर से अपने पति से कर दी, लेकिन मेरे पति ने बड़े ही आराम से कह दिया था कि जैसा सलोनी कहती है वैसा ही करो। अब मेरे दिल में यह सवाल पैदा होता कि मुझे यह तो बताओ कि मेरी शादी आपसे हुई है या आपकी बहन सलोनी से। मगर मैं यह सवाल करने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। धीरे धीरे मेरी शादी को 4 महीने बीत गए थे। इन 4 महीनों में मेरे पति ने कभी भी मुझसे खुलकर बात नहीं की थी। वह मुझे अपनी नौकरानी समझता था, मुझे अपने कामों का हुक्म देता, जो कि मैं चुपचाप कर दिया करती थी। मैं अक्सर सोचती, क्या शादी ऐसी होती है जिसमें दो अजनबी एक छत के नीचे रहते हैं, जो जरूरत के चलते वहां एक दूसरे के काम तो आते हैं, मगर फिर भी वहां सारी जिंदगी अजनबी रहते हैं। और अब 4 महीने के बाद ही मेरी जिंदगी में एक और परेशानी ने कदम उठा लिया था। वह यह कि मेरी सास ने मुझसे पूछा, बहू, कोई खुशखबरी है? मैं उनकी बात पर पहले तो बोली नहीं,
लेकिन मम्मी जी के दोबारा फिर से पूछने पर मैं बोली, मम्मी जी अभी तो नहीं, इतनी जल्दी खुशखबरी की जरूरत भी क्या है। मेरी सास हंसकर बोली, लो तुमने भी क्या खूब कहा। तुम्हें पता है मेरी बहन की बहू पहले ही महीने में गर्भ से हो गई थी, और एक तुम हो कि 4 महीने बिताने के बाद भी सूखे पेड़ की तरह खड़ी हो। मेरी सास की इन बातों से मेरा दिल टूट गया था, और मैं मन ही मन सोचने लगी थी कि आजकल लोग शादी के 2-3 साल के बाद बच्चा करते हैं, और एक ये है कि शादी के चौथे महीने में ही खुशखबरी का इंतजार कर रही हैं। क्या ये बात सही थी? क्या मेरी अपनी कोई जिंदगी नहीं है? उन्हें भगवान से डर भी नहीं आया? मैंने सर झटक दिया था। अब मेरी सास और नंद उठते बैठते मुझे ताना देती थी। यूं ही देखते देखते वक्त रेत की तरह हाथों से निकल गया। अब मेरी शादी को 1 साल हो गया था, मगर मैं अभी तक अपने पति को कोई खुशखबरी नहीं दे सकी थी। सच तो यह था कि मेरे पति ने कभी मुझसे बच्चे के लिए बात भी नहीं किया था। ऐसा लगता था कि उन्हें मेरे जिस्म से कोई दिलचस्पी ही नहीं है। मैं बच्चा दे सकूं तो भी ठीक है, और अगर ना दे सकूं तो भी। इसका हल तो मेरी सास ने पहले ही निकाल कर रखा हुआ था। वह कहने लगी कि मुझे तुम्हें कुछ दिन ही बर्दाश्त करना है, फिर मैं तुम्हें तलाक दिलवा दूंगी। मैंने एक दिन रोते हुए अपने पति से सास की सभी शिकायत की थी, पर उन्होंने ये कहा कि मम्मी के कहने पर ही मैंने तुमसे शादी की थी। अगर वह कहेंगी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। यह बात मैंने बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त की थी। बर्दाश्त करने के अलावा मेरे पास कोई और चारा भी तो नहीं था। खैर, मेरी सास आजकल बहुत बिजी रहने लगी थी। वह मेरे देवर विजय के लिए रिश्ता ढूंढ रही थी, मगर इन हालात में भी वह उठते बैठते मुझ पर तानों की बरसात कर देती थी। अक्सर कहती थी कि कहीं ऐसा न हो कि मैं अपने विजय की पत्नी भी कहीं सोनी जैसी बांझ लड़की न ढूंढ लूं। मैं यह बातें सुनकर हैरत में पड़ जाती। मेरा दिल बहुत रोता। फिर एक दिन मैंने सोचा कि अपना इलाज डॉक्टर से करवा कर देखती हूँ, शायद भगवान मुझे खुशी दे दे। मैंने अपने पति अजय से कहा कि आप मुझे किसी लेडी डॉक्टर के पास ले चले। मेरा पति मुझे देखकर बोला, सोनी, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं तुम्हारा इलाज करवाता फिरूं। फिर मैंने यह भी सुना है कि जो औरत बांझ होती है, अपना जितना मर्जी इलाज करवा ले, वह बच्चे पैदा करने के काबिल नहीं हो सकती। मैं तो रोने लगी। यह बातें मुझे दिमागी तौर पर बीमार कर रही थी। मेरी सास को विजय के लिए एक अच्छी लड़की मिल गई थी। मैंने सोचा कि क्या पता कि देवरानी के आने के बाद मेरे हालात बदल जाए। इसलिए मैंने इस शादी की तैयारियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। घर के सारे काम मैंने अपने हाथों में ले लिए थे। और फिर एक दिन लक्ष्मी मेरी देवरानी बनकर हमारे घर आ गई थी। मैं बहुत खुश थी कि चलो हम दोनों की खूब दोस्ती हो जाएगी, मगर यह मेरी गलतफहमी ही साबित हुई थी, क्योंकि लक्ष्मी बहुत पढ़ी लिखी थी। वह तो अपने काम से काम रखती थी, किसी के साथ ज्यादा बातचीत भी नहीं करती थी। मैं ही बहाने बहाने से उसका दिल जीतने की कोशिश करती रहती थी, मगर वह कोई खास जवाब ही नहीं देती। असल में लक्ष्मी अपने लिए जगह ढूंढ रही थी। मेरी ननंद सलोनी भी लक्ष्मी के साथ बहुत अच्छी थी। उसने लक्ष्मी पर किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं लगाई थी। धीरे धीरे समय ऐसे ही बीत रहा था। अब लक्ष्मी की शादी को अभी 4 हफ्ते ही हुए थे कि उसका जी मतलाने लगा था, और यह सब देखकर मैं अंदर ही अंदर बहुत डर गई कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि लक्ष्मी प्रेग्नेंट हो जाए, तब तो मेरी जिंदगी खराब कर दी जाएगी। एक दिन लक्ष्मी चकराकर गिर गई थी। उसे अस्पताल ले जाया गया तो पता चला कि वह तो प्रेग्नेंट है, और यह खबर मुझ पर बिजली बनकर गिरी थी। उस दिन के बाद तो मेरी सास को मुझे कोसने के लिए बहाना मिल गया था। इतना ही नहीं, मेरी जवान ननंद भी मुझे ताने देने से पीछे नहीं हटती थी। मैं तो हैरान होती थी कि वह कैसी लड़की है जिसे इस बात से भी डर नहीं लगता कि मेरे बड़े बोल मेरे आगे ही ना आ जाए। रात हुई तो मैं अपने कमरे में जाकर लेट गई थी। मेरा दिल बहुत ज्यादा अंदर से रो रहा था। तभी मेरी देवरानी मेरे कमरे में आ गई थी।
यह पहली बार हुआ था। इससे पहले वो कभी मेरे कमरे में नहीं आई थी। उसकी आंखें भीगी हुई थी। मैं जल्दी से उठकर बैठ गई थी। मैं बोली, क्या बात है लक्ष्मी, सब ठीक तो है ना? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? वह रोते हुए बोली, मैं आपको दीदी कह सकती हूँ क्या? मैंने इस बात पर सर हिला दिया और बोली, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? तुम मुझे बिल्कुल दीदी कह सकती हो। लक्ष्मी कहने लगी, दीदी, मैं देख रही हूँ घर में जब से यह पता चला है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तब से आपकी जिंदगी तंग कर दी गई है। मैं खुद को आपका दोषी समझने लगी हूँ। मैं बोली, अरे नहीं नहीं, कैसी बातें कर रही हो? बच्चे तो भगवान के हाथ में है ना। भगवान जिसे चाहे दे और जिसे चाहे ना दे। उसके साथ कोई जबरदस्ती तो नहीं चलती ना। तुम अपने दिल में बिल्कुल भी ये ख्याल मत लाना कि तुम मेरी मुजरिम हो। उसने इधर उधर देखा और धीरे से बोली, दीदी, आपको एक बात बताऊं? मैंने हैरानी से कहा, हाँ बताओ। यह जो लोग अभी मेरे प्रेग्नेंट होने पर खुश हो रहे हैं ना, जिस दिन मैं बच्चा दे दूंगी, यही लोग मुझे धक्के देकर इस घर से बाहर निकाल देंगे। मैं परेशान हो गई और बोली, बुरी बात है, ऐसा क्यों सोचती हो? भगवान ना करे कभी तुम पर ऐसा दिन आए। भगवान सब अच्छा करेंगे। वहां मेरी बात सुनकर मुस्कुरा दी और उठकर मेरे कमरे से बाहर निकल गई। थोड़ी देर बाद ही कमरे में अजय आ गए थे। वह बहुत बेचैन लग रहे थे। कमरे में यहाँ वहाँ टहल रहे थे। इससे पहले मैंने कभी उन्हें इतनी परेशानी में नहीं देखा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह मुझसे कुछ कहना चाह रहे हों, पर उन्हें कोई शब्द न मिल रहा। मैं खुद ही आगे बढ़कर बोली, क्या बात है अजय, आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं? मेरी बात सुनकर उन्हें थोड़ी हिम्मत मिली थी। वह बोले, हाँ, मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी। विजय की पत्नी अभी तुम्हारे पास क्यों आई थी? मैं बोली, बस ऐसे ही, मुझसे बात कर रही थी। अजय अब जल्दी से मेरे पास बैठ गए और बोले, अच्छा, क्या बातें कर रही थी? मैंने आज तक इन्हें किसी में भी इस तरह दिलचस्पी लेते हुए नहीं देखा था। मैं बोली, बस कुछ नहीं। वो बोले, मुझे एक एक बात बताओ, तुम दोनों में क्या बातें हुई थी? मुझे अब अजय पर गुस्सा आ रहा। उन्होंने मुझ में तो कभी इतनी दिलचस्पी नहीं ली। मैं बोली, बस वो अपने प्रेग्नेंट होने के बारे में बातें कर रही थी। अजय का चेहरा लाल पड़ गया था। वह बोले, कैसी बातें? मतलब प्रेग्नेंट की क्या बातें कर रही थी? वह सवाल पर सवाल करते जा रहे थे। मैं चढ़कर बोली, हम औरतों की बातें हैं, आप मर्द तो इससे दूर रहें। मैं जल्दी से उठकर बाहर निकल गई थी। मेरे लिए अजय का यह व्यवहार बड़ा अजीब था। मुझे तो लक्ष्मी की बातें भी अजीब लगी थी, लेकिन दोनों ही अपनी बातों के पीछे छुपे राज से मुझे आगाह कर रहे थे। उधर मेरी सास लक्ष्मी की तारीफ किए जा रही थी, जबकि विजय भी बहुत खुश था। वह अपनी पत्नी के लिए तरह तरह के फल लाता था और यह सब देखकर मेरे दिल में भी चाहत रह जाती थी। अक्सर यह ख्याल भी आता कि भगवान, यह किस चीज की कमी है? अगर वह मेरी देवरानी को बच्चा दे सकता है तो मुझे क्यों नहीं दे सकता? मैं इन्हीं सब बातों को सोच रही थी कि अजय नाश्ते के लिए किचन में आ गए थे। वह बोले, क्या सोच रही हो? मैं बोली, मैं सोच रही थी कि मैं किसी डॉक्टर के पास चली जाऊं खुद से। इस बार आपको नहीं कहूंगी कि आप मुझे ले चले। मेरी बात सुनकर अजय हंसकर बोले, सोनी, तुम अभी भी नहीं समझ पाई? लक्ष्मी के प्रेग्नेंट हो जाने के बाद तो तुम्हें अपने बांझपन का यकीन हो जाना चाहिए था। तुम न जाने अब तक किस गलतफहमी में बैठी हुई हो। मैं यह सब बातें सुन सुनकर तंग हो चुकी थी। पहले तो बहुत रोया करती थी, मगर अब तो रोना भी नहीं आता था। अजय नाश्ता करके चले गए थे तो थोड़ी देर बाद लक्ष्मी किचन में आ गई। वह बोली, दीदी, मुझे बहुत भूख लगी है। मैं बोली, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना देती हूँ। वह मेरी बहुत इज्जत करने लगी थी। जब से पता चला था कि लक्ष्मी प्रेग्नेंट है, तब से मेरी सास उसे कुछ काम नहीं करने देती थी, यहाँ तक कि नाश्ता भी खुद बनाकर दिया करती थी। वह नाश्ता करने लगी और बोली कि दीदी, आपके घर वाले कहाँ हैं? वह आपसे कभी मिलने क्यों नहीं आते? लक्ष्मी की बात सुनकर ना चाहते हुए भी मेरी पलकें भीग गईं। मैं बोली, लक्ष्मी, मैं जब छोटी थी
तब मेरे पापा की मृत्यु हो गई थी। बहन भाई तो मेरा कोई था ही नहीं। जब मेरी शादी हुई उसके कुछ दिन बाद ही पता चला कि अब मम्मी भी चल बसी। इसलिए अब मेरा कोई मायका नहीं है। मुझे पता है कि मेरी सास ने मुझे अपने बेटे के लिए पसंद भी इसलिए किया था क्योंकि मेरे आगे पीछे कोई नहीं था। अब देखो यह लोग मेरे साथ क्या सलूक कर रहे हैं। अगर मेरे आगे पीछे कोई होता तो मुझे यह दिन न देखने पड़ते। लक्ष्मी मेरी बात सुनकर बहुत उदास हो गई थी। मैं बोली, लक्ष्मी, भगवान का शुक्र है कि तुम प्रेग्नेंट हो, वरना तुम्हें भी यही सब झेलना पड़ता। लक्ष्मी की आंखों में बड़ी उदासी छा गई थी। वह बोली, क्या हुआ अगर अभी मुझे ये सब सहना नहीं पड़ा जिससे आप गुजर रही हैं। मैं जब बच्चे को जन्म दे दूंगी तब आप देखना मेरे साथ यह लोग क्या सलूक करते हैं। मैं बोली, लक्ष्मी, मुझे बताओ तुम ऐसी बातें क्यों करती हो। मुझे तो लगता है कि बच्चा होने के बाद तुम इस घर की लाडली बहू बन जाओगी। वह हंसकर बोली, आपको कोई बुरा सपना आया है। इतना कहकर वह चली गई थी। रात हुई तो लक्ष्मी फिर से मेरे कमरे में आई थी। हाथ जोड़कर मुझसे माफी मांगती रही और रोती रही। मुझे नहीं पता कि वह यह सब क्यों करती थी, मगर यूं ही वक्त बीतता गया और उसका पेट फूलने लगा था। उसके डिलीवरी के दिन जो पास आते जा रहे थे तो वह बहुत ज्यादा परेशान रहने लगी थी। एक दिन सुबह से ही उसकी हालत बड़ी खराब थी। तब मेरी देवरानी अपने कमरे में चली गई। उसने कमरे को अंदर से कुंडी लगा दी थी। उसकी तकलीफ से भरी आवाज बाहर तक सुनाई दे रही थी। मेरी सास तो तड़प उठी थी, दरवाजा बजाने लगी थी कि बहू दरवाजा खोलो, तुम्हें डॉक्टर के पास ले चले। पर लक्ष्मी बोली, नहीं मम्मी जी, मैं अपनी डिलीवरी खुद ही करूंगी। उसकी यह बात सुनकर मेरी सास तड़प उठी थी। कहने लगी, यह कैसा बचपना है, ऐसा ना हो कि हम अपना वारिस खो दें। फिर मेरी सास बोली, अच्छा चलो मैं किसी दाई को बुला देती हूँ। तब भी लक्ष्मी ने मना कर दिया। वह बोली, आप बस सोनी दीदी को मेरे पास भेज दो। मैं बड़ी परेशान हो गई थी क्योंकि मुझे तो इस बारे में कुछ भी समझ बूझ नहीं थी। मैं किस तरह लक्ष्मी की मदद कर सकती थी। मेरी सास ने मुझे जबरदस्ती अंदर भेज दिया। मैं जब अंदर गई तो मेरे होश उड़ गए थे। लक्ष्मी कंबल में बच्चे को लिए बैठी रो रही थी और मुझसे कहने लगी, दीदी आप इस बच्चे को लेकर भाग जाओ। मैंने कहा, मैं कहाँ जाऊंगी, तुम पागल हो गई हो क्या। फिर वह मुझसे विनती करने लगी। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, पर यह बताओ मेरा तो कोई नहीं है, मैं कहाँ जाऊंगी। उसने मुझे एक पता लिख कर दिया और मैं पीछे से रास्ते से बाहर निकल गई थी। मुझे नहीं पता था कि मेरे पीछे क्या हुआ होगा और उसके बच्चे को बड़ी होशियारी से लेकर आगे बढ़ रही थी। आखिरकार वो पता भी आ गया जहां मुझे पहुंचना था। मैंने दरवाजा खटखटाया। एक आदमी ने दरवाजा खोला था। मुझे देखकर बहुत हैरान हुए और बोले, आप तो लक्ष्मी की जेठानी है ना। मैंने इस बात पे सर हिला दिया। वह बोले, आइए आइए। वह मुझे अपने साथ अपने घर में ले गए। वहाँ लक्ष्मी की मम्मी, बहन, भाई सब वही थे और उसकी मम्मी ने मुझसे पूछा कि आपकी गोद में क्या है। मैं बोली, इसमें लक्ष्मी का बच्चा है, उसने आज ही इसे जन्म दिया है। मेरी बात सुनकर लक्ष्मी की मम्मी, पापा और बहन, भाई सब बहुत खुश हो गए थे और उसकी मम्मी ने जल्दी से आगे बढ़कर बच्चे के मुंह से कंबल हटाया तो सबके पैरों तले जमीन निकल गई थी। यह देखकर हम सब दंग रह गए थे कि वह बच्चा नहीं है बल्कि मेरे पति का। हम सब लोग हैरान रह गए थे। सब लोग मुझे अजीब निगाहों से देखने लग गए थे और लक्ष्मी की मम्मी बोली, बेटा तुमने हमसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला। मैं रोने लगी। मैं बोली, नहीं आंटी, मैंने आपको कोई झूठ नहीं बोला, ऐसा मजाक तो मेरे साथ लक्ष्मी ने किया है। आंटी जी, लक्ष्मी कहने लगी कि आप तो वैसे भी बांझ हैं, फिर आप ऐसा करें कि मेरा बच्चा लेकर इस घर से भाग जाए। मैं अब फूट फूट कर रो रही थी। तभी लक्ष्मी की बहन आगे बढ़ी और बोली, दीदी, लक्ष्मी दी आपके साथ मजाक नहीं कर सकती। जरूर कोई ना कोई राज की बात इस कंबल में छुपी है। इस कंबल में बच्चा नहीं है तो क्या हुआ, आपके पति के नाम की डॉक्टर की रिपोर्ट तो है ना। मैं मायूस हो गई थी। मुझे अजय की डॉक्टर रिपोर्ट का क्या करना है। तब लक्ष्मी की बहन ने वह फाइल मुझसे ले ली
थी और उस फाइल को पढ़ रही थी और एकदम से चौंक गई थी। कहने लगी, यह देखो दीदी, मैंने कहा था ना कि आपके साथ लक्ष्मी दी कभी मजाक नहीं कर सकती। असल मजाक तो आपके साथ आपके पति और आपकी सास ने किया है। यह देखिए, इसमें साफ साफ लिखा है कि आपका पति अजय कभी बाप नहीं बन सकता। दीदी, बांझ आप नहीं, आपका पति है। मैं यह बात सुनकर दंग रह गई थी। मैं फूट फूट कर रोने लगी थी। मैं बोली, अगर उन्हें यह सब पता था तो फिर वह मुझ पर क्यों इल्जाम लगाते रहे? अजय की रिपोर्ट के नीचे ही विजय की रिपोर्ट भी थी। उसमें भी यही लिखा था कि विजय भी बांझ है। सब लोग ये सुनकर चौंक गए थे और लक्ष्मी की बहन बोली, दीदी, लक्ष्मी दी ने आपके हालात देखकर झूठ मूठ कर ड्रामा किया होगा कि वह प्रेग्नेंट है, क्योंकि वह जानती थी कि अगर वो ऐसा ना करती तो घर में सब उनसे भी नफरत करने लगते। लक्ष्मी ने ड्रामा किया तो उसकी सास को लगा होगा कि शायद चमत्कार हो गया है और मेरे बेटे की खामी दूर हो गई है, जबकि वह तो उन लोगों के साथ रहकर उनका राज पता करना चाहती थी। असल बात तो यह है कि वह दोनों भाई बच्चे पैदा करने के लायक है ही नहीं। और अब मुझे समझ में आया कि लक्ष्मी क्यों कहती थी कि इन लोगों ने मुझसे बच्चा छीनकर मुझे घर से निकाल देना है। लक्ष्मी की मम्मी पापा बोले, हम अपनी बेटी को उन कमीनों के घर में वापस लेने जा रहे हैं। मैं बोली, अंकल जी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। वह राजी हो गए थे। हम सब जब मेरे ससुराल पहुंचे तो देखकर दंग रह गए थे कि मेरी सास और ननंद बहुत बुरी तरह से लक्ष्मी को पीट रही थी और कह रही थी कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमसे झूठ बोलो। अंकल को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने पुलिस को फोन कर दिया कि मेरी बेटी की ससुराल वाले उस पर जुल्म कर रहे हैं। अजय भी अपने कमरे से बाहर आ गया तो मैं आगे बढ़ी और एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर मारा और उसके मुंह पर थूक कर बोला, मैंने अपनी जिंदगी में तुम जैसा कमीना इंसान नहीं देखा। तुम मुझ पर विश्वास रख, अपनी कमी को बता सकते थे, मैं तब भी तुम्हारा साथ देती। हम बच्चा गोद भी ले लेते, कोई दिक्कत नहीं थी। मगर तुम लोगों ने तो मेरा जीना हराम कर दिया था। तुम लोगों ने मुझे बांझ बना दिया था। मैंने अजय से तलाक मांगा तो अजय ने फौरन मुझे तलाक दे दिया। मगर विजय बोला कि मैं अपनी पत्नी को तलाक नहीं दूंगा। मैं उसे इस छूट का मजा चखाऊंगा जिसमें उसने मुझे पिछले 9 महीने से रखा हुआ था। इतने में पुलिस वहां आ गई और दोनों भाइयों को अपनी पत्नियों पर जुल्म करने के इल्जाम पर गिरफ्तार कर लिया था। उसके बाद लक्ष्मी के मम्मी पापा मुझे अपने साथ लेकर आ गए थे। वह कहने लगे कि आज से तुम हमारी बेटी बनकर रहोगी। लक्ष्मी ने अपने पति पर तलाक का मुकदमा दर्ज कर दिया था। उसे भी कुछ दिनों में अब तलाक मिल गया था। हम दोनों लड़कियों की जिंदगी लक्ष्मी की समझदारी की वजह से बच गई थी और आज हम दोनों बहुत खुश थे। अंकल ने हमारी दूसरी शादी करा दी थी और अब हम पर 2-2 बच्चे भी हैं। दोस्तों, जिंदगी में आपको ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जिसमें कईयों कमी होंगी और अपनी कमी को छुपाने के लिए वो आप पर इल्जाम लगाते रहेंगे। तो ऐसे लोगों से बचकर रहिए और हमेशा हिम्मत से काम लीजिए। दोस्तों, आज की कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। आगे ऐसी कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।